रीबॉर्न ऑफ क्वीन आफ्टर डेथ एपिसोड 9। लीला और शालिनी दोनों ने मिलकर बानी को अच्छे से तैयार करवा दिया था। बानी आज बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। बानी ने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन दोबारा एक बार फिर नोटिफिकेशन की आवाज आई। ये देख बानी ने फोन उठाकर देखा तो व्हाट्सएप पर तेजवीर के मैसेज आई हुई थी। ये देख बानी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल ही गया। अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके फोन के स्क्रीन को ही देखे जा रही थी। उसको यूं चुपचाप एक ही जगह पर भूत की तरह खड़ी हुए देख शालिनी, जो कि उसकी साड़ी के प्लेट को ठीक कर रही थी, उसे बार बार आवाज देने पर भी बानी कुछ नहीं बोल रही थी, जिसे शालिनी चोरी चुपके से मोबाइल को देखते हुए बोली, ऐसे क्या आ गया जो मैडम को इतने आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं दे रही है? थोड़ा मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है। शालिनी थोड़ी तेज और उसके कान में बोली थी, जिस वजह से एकदम से बानी चौंक गई और उसकी बातें सुनकर बानी थोड़ी हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं शालिनी, वो कंपनी का मैसेज था तो मुझे समझ नहीं आया, तो वही मैं ध्यान से पढ़ रही थी बस, और कुछ नहीं। जब बानी ये सब कह रही थी तब उसके चेहरे पर शर्म के वजह से उसका गाल टमाटर की तरह लाल हो गई थी। ये बात शालिनी भी नोटिस कर ली थी। उसने अपने मुंह से हल्के से सीटी बजाते हुए बोली, ओहो मैडम, आजकल एक मामूली कंपनी के मामूली नोटिफिकेशन भी तेरे चेहरे पर ऐसे शर्माने पर मजबूर कर दे रही है। अरे भाई, मुझे तो आज पता चला ये बात, और ये भी कि तुझे किसी के मुंह से रोमांटिक बातें सुनने की जरूरत ही नहीं है, बस कंपनी के मैसेज ही काफी है। बेचारे हमारे जीजू, उनका क्या होगा। उसका इतना ही कहा था कि एक बार फिर फोन की नोटिफिकेशन की आवाज आई। ये देख बानी मन ही मन कहने लगी, अरे यार, हद ही कर देते हैं ये भी, भला ऐसे बातें कौन करता है। और इतना कहकर शालिनी को देखने लगी, जो कि उसे चिढ़ाने वाले नजरों से उसे ही देख रही थी। ये देख बानी फिर से मन में कहने लगी, अब ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है। बानी अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, अरे यार बस करो, मैं किसी और बातों पर मुस्कुरा रही थी बस, और कुछ नहीं। इसका मतलब साफ है, मेरा ध्यान किसी और बातों पर था और ना कि मैसेज पर, जिस वजह से कंपनी के मैसेज समझ नहीं आए। शालिनी कुछ कहती तभी बानी उसे रोकते हुए बोली, अरे अब बस भी करो, मैंने कहना फिर से लग गई, जाओ जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। इतना कहकर बानी से थोड़ी दूर आ गई और जो मोबाइल पर आई हुई तेजवीर की मैसेज को पढ़कर जवाब देने लगी, ये आपको कैसे पता चला कि मैं आज साड़ी पहनी हूँ, वो भी हरे रंग की? और आपको ये कैसे पता चला कि मेरे कमर पर एक काला तिल भी है? कहीं आप मुझे छुप कर देख तो नहीं रहे हो? आज बानी सच में हरे रंग के साड़ी, ब्लैक कलर का ब्लाउज पहनी हुई थी, जिसमें उसका गोरा बदन किसी सफेद मोतियों की तरह चमक रहा था। वैसे बानी की खूबसूरती के आगे मोती भी फीका पड़ जाएं। मेकअप के नाम पर बालों को सिंपल सा जोड़ा बना लिया था, ताकि बाद में मेहंदी लगाते वक्त उसे कोई भी परेशानी ना हो। होठों पर हल्की पिंक कलर की लिप बाल्म, आंखों में काजल, माथे पर हल्की सी सफेद स्टोन वाली बिंदी, सिंपल लेकिन किसी खूबसूरत की देवी लग रही थी। यहाँ बानी भी जानना चाहती थी कि आखिर तेज को पता कैसे चली कि आज मैंने क्या पहना है, और सबसे बड़ी बात ये कैसे पता चली कि मेरे कमर पर तिल के बारे में। लेकिन वो ये सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो पूछ पाती तभी वहां पर लीला दो लड़कियों को लेकर बानी के पास चली आई। बानी को देखकर लीला बोली, अरे बानी बेटा, आ जाओ, मेहंदी लगवा लो, ये लड़कियां तुम्हें मेहंदी लगाएगी। बानी ने ये सुना तो वो जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और उसके साथ चली गई। लीला और शालिनी दोनों ही बानी के कमरे के बाहर पिछले बगीचे में बहुत ही खूबसूरत तैयार किए हुए थे। मेहंदी, हल्दी और संगीत, सभी रस्में वही होने वाली थी। ये सभी चीजें गौतमी और अरुणिमा कहने पर ही हो रहा था। लीला को साथ देने के लिए और कुछ सर्वेंट्स भी सिंह मैंशन से आए हुए थे, उसमें लेडी सर्वेंट भी थी। ज्यादा कुछ खास लोग तो नहीं थे, लेकिन वहां जितने भी मौजूद थे बानी उसमें बहुत खुश थी, और क्यों ना हो, उसके साथ ये सारे रस्में उसके साथ जो हो रही थी, खास करके तेज के साथ उसकी शादी। संगीत गाने के लिए 4-5 औरतें भी आई हुई थी। कुछ औरत लीला पहले से ही जानती थी। शालिनी उनके गाने पर बड़े ही मजे से डांस किए जा रही थी। उसके साथ एक और औरत भी साथ दे रही थी। वो औरत देखने में पतली दुबली लग रही थी, लेकिन उसके कपड़े से पता चल रहा था वो किसी अच्छा खासा अमीर परिवार से आती थी। बानी इन सभी रस्में को बड़े ही खुशी से एंजॉय करने में लगी हुई थी, इस बात से बेखबर कि तेजवीर के बॉडीगार्ड्स किसी के नजर में आए बिना खाना बनाने वाले भेष में वही खाना बना रहे बावर्ची लोगों में शामिल जोकर थोड़ा बहुत काम में मदद कर रहे थे, साथ ही साथ बानी पर नजर रख रहे थे, या यूं कह लो प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक बार फिर से बानी की मोबाइल पर एक और मैसेज आ गया। बानी ने देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तेजवीर एक किस के इमोजी के साथ लिखा था, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, खास करके हाथों पर लगी हुई मेहंदी।
बानी ने अपनी एक हाथ से टाइपिंग करने लगी। क्या आप यही कहीं हैं? अगर है तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? और वैसे भी यहाँ तो कोई घरवाले भी नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि मेहंदी अभी पूरी नहीं है। सच बताएं, आप है कहाँ? अगर यही है तो प्लीज सामने आइए। इतना टाइप करके बहुत सारे स्माइलिंग इमोजी भेज दिया। दूसरी ओर सिंह विला में अपने कमरे में बैठा तेजवीर ये पढ़कर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपने लैपटॉप पर सीसीटीवी के जरिए तेज बानी को देखे जा रहा था। उसके आंखों में बानी के लिए प्यारा साफ झलक रही थी। साथ ही अपने कानों में लगाए हुए ब्लूटूथ के जरिए अपने खास एक बॉडीगार्ड से बातें किए जा रहा था, जो वो बॉडीगार्ड इस वक्त बानी के घर पर ही था। बानी अपना चैटिंग खत्म करके अपना ध्यान फिर से मेहंदी संगीत पर लगा दी। तभी उसकी नजर दूर पर खाना बना रहे बावर्ची के बीच खड़ा एक शख्सियत पर पड़ी। बानी उस इंसान को देखकर पहचान गई कि वो इंसान कौन है। इस जन्म में वो इंसान अभी तक अनजान है, लेकिन पिछले जन्म में वो अच्छी तरह से जानती थी। अपना चैटिंग खत्म करके जैसे अपनी नजर ऊपर उठाए, उसकी नजर दूर पर खाना बना रहे बावर्ची के बीच खड़ा एक शख्सियत पर पड़ी। बानी उस इंसान को देखकर पहचान गई की थी। वो इंसान कौन है? इस जन्म में वो इंसान अभी तक अनजान है, लेकिन पिछले जन्म में वो अच्छी तरह से जानती थी। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तेजवीर का राइट हैंड बॉडीगार्ड एडेन था। बानी एडेन को देखकर उसे ज्यादा हैरान तो नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये जानकर कि तेजवीर उसके लिए अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर भेजा था। बानी को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बेचारी को ये नहीं पता कि तेज की नजर उस पर ही टिकी है। यहाँ तेजवीर अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप के अंदर दिख रही बानी को ही देखे जा रहा था। तेजवीर बानी के पास एडेन के साथ साथ कुछ और भी बॉडीगार्ड्स को भेजा हुआ था। इसके अलावा उसने अपनी आदमियों को कहकर सीसीटीवी कैमरे को भी सेट करवा दिया था। जब से रस्में शुरू हुई है, तब से तेजवीर की नजर बानी पर ही टिकी हुई थी। तेजवीर बानी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, पता नहीं क्यों बानी, मेरा दिल नहीं मान रहा है कि तुम वहां पर सेफ हो। मुझे बार बार ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तेरे जान का खतरा है। अगर ऐसा कुछ है तो आई प्रॉमिस कि मैं उन लोगों को जिंदा गाड़ दूंगा। इतना कहकर एक बार फिर अपना पूरा ध्यान बानी पर लगा दिया। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तेजवीर को बहुत ही ज्यादा सुकून दे रहा था। तभी तेजवीर के कमरे का दरवाजा नोक होने की आवाज आई। तेजवीर अपनी सीरियस टूने में कहा, कम इन। भाई, आपको दोनों बड़ी माँ बुला रही है, भाविनी अंदर आते हुए बोली। तेजवीर एक नजर भाविनी को देखा, फिर हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है भाई, इतना कहकर भाविनी जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। कश्यप विला, यहाँ बानी की मेहंदी पूरा होने को आया था। लीला जो कि सारी तैयारियां देख रही थी, थोड़ा समय के लिए फ्री होकर अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर यहाँ वहां देखने लगी, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। तभी उसकी नजर बानी पर पड़ी और जल्दी से बानी के पास आकर मेहंदी लगाने वाली से कहने लगी, अच्छे से लगाना मेहंदी, ठीक है? ठीक है मैडम, दोनों लड़कियां मेहंदी लगाते हुए बोली। लीला की ऐसे ऑर्डर देते हुए देख बानी हंसते हुए बोली, आंटी ये देखिए, कैसा लगा आपको ये डिजाइन? लीला बानी के दोनों हाथों को देखते हुए बोली, अरे वाह, सच में बहुत बढ़िया डिजाइन लगाई है, दोनों बहुत ही खूबसूरत है। ये सुनकर बानी मुस्कुराने लगी और आगे बोली, आंटी आप भी लगा लीजिए। मैं कैसे बेटा, बहुत सारा काम है, उन्हें तो देखना पड़ेगा ना, लीला बोली। आंटी आपको काम को देखना है, और मेहंदी तो हाथों में लगती है, और वैसे भी आंटी मेहंदी बस आधे घंटे में सूख जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बानी छोटी बच्चे की तरह कहने लगी। उसे ऐसे कहता देख लीला की मन पैसिज गया और हंसते हुए बोली, ठीक बेटा, मैं लगा लेती हूँ, पहले तुम्हारा पूरा तो हो जाए। हम मेरा तो हो गया, बानी ने कहा। वो दोनों लड़कियों को इशारा करते हुए बोली, अब जल्दी से आंटी को भी लगवा दीजिए। दोनों लड़कियां भी हाँ में सिर हिला दिया। बानी यहाँ वहां नजर घुमाई और वो जिसे ढूंढ रही थी वो इंसान नाचने में इतना मग्न था कि बानी आवाज देने पर भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। शालिनी, शालू, ये पागल लड़की, शालू। तभी उसी ग्रुप में एक औरत की नजर बानी पर पड़ी जो हाथ हिला हिला कर शालिनी को बुला रही थी। वो औरत भी समझ गई कि बानी किसे बुला रही है। उसने आगे जाकर शालिनी को बताया कि बानी उसे बुला रही है। शालिनी पीछे मुड़कर देखा तो सच में बानी उसे बुला रही थी। शालिनी नाचते हुए बानी के पास चली आई। क्या हुआ मेरी जान, मुझे क्यों बुला रही थी? ओए बुद्धू लड़की, चल जल्दी से हाथों में मेहंदी लगवा ले, आंटी का भी मेहंदी पूरा होने को आया है। बानी शालिनी को बैठने का इशारा करते हुए बोली तो शालिनी झट से लीला के बगल में बैठते हुए बोली, ठीक है।
वही अपनी बालकनी में खड़ी होकर पिया ये सब देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर आज गुस्सा, जलन कुछ नहीं था तो सिर्फ शैतानी मुस्कान। अपने मन में कहने लगी, अरे बानी, जितना भी खुशी मनानी है मना लो। क्या पता ये खुशी दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आएगी भी या नहीं, क्योंकि तुम तो 2-3 दिन की मेहमान जो हो बाद में भगवान के पास चली जाएगी ना। बेचारी बानी। इतना कहकर वो अपने कमरे में आकर जोर जोर से हंसने लगी और अगले ही पल वो कुछ सोचकर जल्दी से रूपाली के पास आकर बोली, माँ, मुझे भी तो मेहंदी लगवानी है ना। ये सुनकर पहले रूपाली अपनी बेटी को देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है बेटा, अगर तुझे मेहंदी लगवानी है तो लगवा लो। अपनी माँ की बात सुन एक नौकरानी को बुलवाया और उन 2 मेहंदी लगाने वाली लड़कियों को बुलाकर आने को कहा। वो नौकरानी भी हाँ में सिर हिलाकर वहां से मेहंदी लगने वाली को बुलाने चली गई। पिया भेजी हुई नौकरानी बानी के पास आती हुई बोली, बानी जी, पिया मैडम को भी मेहंदी लगवाना है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मेहंदी लगाने वाली लड़कियों को बुलाकर आने के लिए कहा है। उस नौकरानी की बात सुनकर पहले बानी कुछ सोचा, फिर हाँ में गर्दन हिला दिया। अब तक शालिनी का भी मेहंदी पूरी हो चुकी थी, इसलिए बानी को भी कोई भी ऐतराज नहीं था कि बाद में कोई लगाए या ना लगाए। इसके बारे में नहीं सोचा और वो लड़कियां भी बानी को हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली गई। लीला, शालिनी और बानी तीनों ही कुछ देर तक वही बैठी रही। लीला के मोबाइल में एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। ये देखकर लीला जल्दी से बानी से बोली, बानी बेटा, तुम थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं कुछ ही देर में खाना लेकर आती हूँ। बानी हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। बानी अच्छे से समझ गई थी कि लीला के मोबाइल में किसका मैसेज आया था, किसी और का नहीं बल्कि तेजवीर का ही था। तेजवीर को भी पता था कि अब बानी के हाथों में मेहंदी है तो वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी और वो अब इस वक्त बहुत ज्यादा थक चुकी होगी। बानी, शालिनी और लीला खाना खा के सो गए थे। अगले दिन हल्दी की रस्म में शुरू होने वाली थी। वही तेजवीर अपनी कमरे में बैठकर अभी भी बानी पर नजर रखा हुआ था। साथ ही कश्यप विला में तेजवीर के बॉडीगार्ड्स अपने भेष बदल कर आने के वजह से अभी तक किसी को भी शक नहीं हुआ था। हालांकि बानी और लीला के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि उनके सेफ्टी के लिए तेजवीर के बॉडीगार्ड्स उनके साथ है, जिस वजह से बानी और लीला दोनों ही बेफिक्र थे। वही एडेन हर एक अपडेट तेजवीर को दे रहा था। आज हल्दी की रस्म होने के वजह से लीला और शालिनी दोनों ही जल्दी उठकर सभी चीजें की तैयारी देख रही थी। तभी एक बार फिर से लीला की फोन बजने लगी। लीला ने देखा कि छोटे बाबा नाम से फोन आ रहा है। छोटे बाबा कोई और नहीं बल्कि तेजवीर ही था। लीला तेजवीर को प्यार से छोटे बाबा कहकर ही बुलाती थी, क्योंकि जब लीला पहली बार सिंह परिवार यानी रॉयल पैलेस में आई थी तब एरिस और तेजवीर ही छोटे बच्चे थे। इतने बड़े परिवार में बस 2 ही छोटे बच्चे होने के वजह से एरिस को बड़े बाबा और तेज को छोटे बाबा नाम से बुलाने लगी थी। लीला को ऐसे बुलाने पर कभी भी एरिस हो या तेजवीर दोनों कभी भी गुस्सा नहीं हुए थे, बल्कि दोनों ही लीला को अपने से बड़े होने के वजह से बहुत ही रिस्पेक्ट करने लगे थे और लीला भी उनके रिस्पेक्ट की हकदार भी थी। लीला सिंह परिवार में एक सर्वेंट तो थी, लेकिन सिंह परिवार के हर एक मेंबर्स उनको एक फैमिली मेंबर की तरह देखने लगे थे। लीला ने जल्दी से कॉल उठाकर कहा, हेलो छोटे बाबा। तेजवीर ने कहा, आंटी सब ठीक चल रही है ना? हाँ बाबा, सब ठीक चल रही है। बानी क्या कर रही है आंटी? तेजवीर ने थोड़ी धीमी आवाज में पूछा। वही लीला बिना ज्यादा सोचे ही जवाब दिया, बानी बेटा तो सो रही है बाबा, आप कहे तो जगा दूं? नहीं नहीं, उसे सोने दो। वैसे आंटी आपको पता है क्या करना है? सीधे शादी के वेन्यू पर बानी को लेकर आ जाना है, तेजवीर ने कहा। तेजवीर की बातें सुनकर लीला जल्दी से हाँ में भरती हुई बोली, ठीक है छोटे बाबा, हम पहुंच जाएंगे, आप चिंता ना कीजिए। ठीक है, इतना कहकर तेजवीर बिना आगे कुछ कहे या सुने कॉल काट दिया। लीला अपनी फोन को जल्दी से साइड पर रख दिया और आगे की तैयारियां करने लग गई। इसी बीच 2 घंटे बीत गए। लीला जल्दी से बानी के पास आकर उसे उठाने लगी। बानी बेटा जल्दी उठो, कितना समय हो गया है, आज तुम्हारी हल्दी है बेटा, उठ जाओ जल्दी, वरना हमें देर हो जाएगी वेन्यू पहुंचने में। ये सुनकर बानी अपनी आंखें झट से खोली और जल्दी से बेड से उठकर बैठ गई। लीला के तरफ देखते हुए अंगड़ाइयां लेने लगी। बानी को ऐसा करता देख लीला मुस्कुराते बोली, अरे वाह, आपकी मेहंदी तो कितना अच्छा रचा है, बहुत ही ज्यादा गहरा रंग रचा है, हम आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। बानी ये सुनकर शर्माते हुए बोली, क्या सच में आंटी? हाँ बिल्कुल, चाहो तो आप ना शादी के बाद आजमा के देख लेना, लीला बानी को छेड़ते हुए बोली। लीला की बात सुनकर शर्मा कर बाथरूम की ओर भाग गई।
तभी शालिनी जल्दी से अपने हाथ में जास्मिन की फूल एक बड़े से थाली में लाते हुए लीला से कहने लगी, आंटी, सिंह परिवार से 2 सर्वेंट्स आए हैं हल्दी लेकर, और वो कह रहे हैं वे लोग आपसे भी मिलना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। लेकिन ये बताओ, ये फूल? लीला की बातों को बीच में काटते हुए बोली, अरे आंटी, ये फूल मुझे तो कोई रघुवर नाम का लड़का आकर देकर गया है। ये सुनकर लीला को समझ नहीं आई कि शालिनी किसके बारे में बात कर रही। लीला के चेहरे पर कंफ्यूज देख शालिनी बोली, अरे आंटी, वो फूल वाला का नाम राघव है। उसी ने ही कहा था कि ये फूल बानी मैडम को देना है, इसलिए मैंने ही उसके हाथ से ले आई हूँ। लीला को अभी भी कंफ्यूज थी, कर शालिनी की बात को समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि सिंह परिवार के तरफ से हल्दी आई है। ये सोचकर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। लीला जब हल्दी लेने बाहर हॉल में से होते हुए मैन दरवाजे की ओर जाने लगी, तभी उसकी नजर बुआ कात्यायनी पर पड़ी। कुछ सेकंड उसको देखकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि कुछ याद आते ही अचानक से वहीं पर रुक गई और जल्दी से उसकी नजर कात्यायनी के हाथ में पकड़े हुए हल्दी की थाली पर पड़ी। ये देख लीला को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि अगर उसका बस चले तो उसका सिर फोड़ दे, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके कात्यायनी के सामने आकर रुक गई और बिना कुछ कहे ही उसके हाथ से एक ही झटके में हल्दी का थाली लेकर वहां से चली गई। कात्यायनी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। लीला के ऐसे बर्ताव से वो एकदम से हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। कात्यायनी अपनी चेहरे पर मुस्कान लिए रूपाली के पास पहुंच गई। रूपाली जो इस वक्त पिया के साथ बैठकर कुछ बातें करने में लगी हुई थी। पिया बेटा, तुम ये ज्वेलरी पहनो। एक ज्वेलरी के सेट निकालकर पिया के सामने रखते हुए रूपाली बोली। जैसे ही पिया ने वो ज्वेलरी देखी, उसकी आंखों में चमक ही आ गई। पिया जल्दी से अपने हाथ में ज्वेलरी का बॉक्स लेते हुई बोली, अरे वाह मॉम, ये तो बिल्कुल उस गवार बानी के हार जैसा ही लग रहा है। ये सुन रूपाली हंसते हुए बोली, क्यों, तुम अपनी हाथों में मेहंदी बानी के जैसे लगा सकती हो तो ज्वेलरी क्यों नहीं पहन सकती? ये सुनते ही दोनों माँ बेटी हंसने लगी। मॉम, काश बानी का शादी का जोड़ा भी मेरे पास होता। सिंह परिवार ने कितना खूबसूरत से वो शादी का जोड़ा बनाकर भेजा है। सच में मॉम, मुझे ना बानी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मॉम, वो जोड़ा करोड़ों में होगा, क्योंकि वो जोड़ा हीरे से बना है। पिया के आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। तभी कमरे में कात्यायनी आते हुई पिया से बोली, कोई बात नहीं लाडू, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। पिया अपनी बुआ की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। क्या बात है बुआ, आप क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, और आप क्या लेकर आए हैं ये तो दिखाइए। पिया अपनी बुआ की बात पर सवाल करते हुए पूछा। हालांकि रूपाली भी कात्यायनी की बातों का मतलब नहीं समझी थी। बुआ अपनी पीछे से एक कटोरी निकालकर सामने करते हुए बोली, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, सिंह परिवार के तरफ से आई हुई हल्दी। ये देख पिया के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे, खुशी, शर्म, कभी कभी चेहरे पर बड़ी सी हंसी, मानो सच में उसी की ही शादी हो रही हो। रूपाली जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कात्यायनी से पूछने लगी, ये तुम्हें कहाँ से मिली? कहीं इसके बारे में बानी को तो पता नहीं चला ना? अरे नहीं भाभी, वो महारानी को अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन लीला ने देख लिया जो मेरे हाथ में हल्दी की थाली पकड़ी हुई। कात्यायनी बोली। क्या? रूपाली और पिया दोनों एक साथ ही चिल्ला पड़े। ये सुनकर कात्यायनी बोली, अरे, मुझे कटोरी में निकलते वक्त नहीं देखा, बल्कि हल्दी की थाली लेकर उनके ही कमरे ही और जाते हुए देखा लिया था, बस। और उस नौकरानी को कोई भी शक नहीं हुआ मुझ पर। कात्यायनी के बात सुनकर दोनों ही एक राहत की सांस ली। कात्यायनी फिर आगे बोली, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया है जिसे बानी को जीना हराम कर देगी। रूपाली कात्यायनी की ओर देखते हुए बोली, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो उसका जीना हराम हो जाएगी? मैंने उस हल्दी में खुजली वाली केमिकल मिला दिया है, जिसे उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगेगी। पूरे शरीर को खुजलाते खुजलाते वे तीनों बातें ही कर रहे थे। उसी समय बानी के कमरे में बानी नहाकर बाहर आई। तभी अचानक से बानी के नाक में जास्मीन फूल की खुशबू महक आ गई। जैसे ही मोगरे की स्मेल ली थी, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने पहले देखा कि शालिनी जैस्मिन का फूल से गजरा बना रही थी। उसको ऐसा करता देख अपनी गीली टॉवल जो हाथ में पकड़ के रखी हुई थी साइड पर रखते हुए बोली, ओए तो क्या कर रही है, और ये फूल किसने दिया? शालिनी गजरा बनाते हुए बोली, वो फूलवाला राघव आकर तुम्हारे लिए देकर गया है, और मैं तुम्हारे लिए गजरा बना रही हूँ। बहुत ज्यादा फ्रेश है ना? शालिनी की बातें सुनकर लीला की तरह ही बानी भी कंफ्यूज में पड़ गई और मन में बुदबुदाने लगी। फूलवाला राघव,
बानी अपनी मन में 2-3 बार बड़बड़ाने के बाद अचानक उसको याद आता है और कंफर्म करने के लिए अपना फोन लेकर तेजवीर को एक मैसेज टाइप कर दिया। आपने राघव को यहाँ भेजे थे क्या कुछ देने के लिए? आपने कमरे में बैठा तेजवीर जो फाइल में डूबा हुआ था अपनी मोबाइल के मैसेज नोटिफिकेशन की वजह से अपनी नजर फाइल से हटाकर देखा तो बानी का मैसेज देखकर जल्दी से देखकर रिप्लाई कर दिया, हाँ मैंने जैस्मिन का फूल भिजवाया था। बानी ये बढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और आगे टाइप करने लगी, आपको कैसे पता मुझे यही फूल बहुत पसंद है? तेजवीर ये पढ़कर जवाब देते हुए लिखा, मुझे मेरे वाइफ का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो तुम्हारे पसंद के बारे में हो या नापसंद के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये भी है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। बानी ये पढ़कर शर्माते हुए एक स्माइलिंग इमोजी सेंड कर दिया। शालू, तुझे पक्का यकीन है कि जो इंसान फूल देने आया था वो फूल वाला राघव था या फिर कोई और राघव था? बानी शालिनी के साथ थोड़ा मजाक करते हुए पूछा तो शालिनी बेफिक्र से बोली, हाँ बाबा वो फूल वाला ही राघव था, वैसे उसने खुद कहा था कि मैं राघव हूँ बानी मैडम को फूल देने आया हूँ, तो साफ साफ पता चलता है कि वही तो फूल वाला राघव है। इतना कहकर अपनी सिर नीचे करके गजरा बनाने में लग गई। वही बानी शालिनी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। तभी कमरे के अंदर लीला आए, उसके चेहरे पर गुस्सा और चिड़चिड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी। ये देख बानी लीला के पास आती हुई बोली, क्या हुआ आंटी, आप इतने गुस्से में क्यों है, कुछ हुआ है क्या? बानी की सवाल सुनकर लीला एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बोली, वो जो तुम्हारी बुआ है ना, मेरा मतलब है मुंह बोली बुआ। ये हल्दी की थाली उसके हाथ में थी, पता नहीं अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो वो इस हल्दी के साथ क्या छेड़खानी कर बैठती। ये तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर रहते हुए उसके पास पहुंच गई और बिना देरी किए जल्दी से हल्दी की थाली लेकर आ गई। लीला और शालिनी दोनों ही बात पर ज्यादा गंभीर रूप से नहीं लिया था, लेकिन बानी के दिमाग में शक जरूर पैदा कर दिया था। उसने अपनी गहरी नजरों से उस हल्दी वाली थाली को देखा, फिर उसको हल्के से अपनी उंगलियों से छूने लगी। लीला और शालिनी को उस पर शक ना हो जल्दी से ध्यान को भटकाती हुई बोली, अरे आंटी, उन लोगों के पास इतनी हिम्मत कहाँ जो आप होते हुए वो लोग अपनी मनमानी करे। उन लोगों को अच्छे से पता है अगर कोई गड़बड़ किए तो आप जरूर सिंह परिवार को बता दोगी और उसका परिणाम क्या होगा उन लोगों को अच्छे से पता है, इसलिए इतनी हिम्मत उनके पास नहीं है, आप शांत रही है। बानी ये सब कहते वक्त अपनी उंगलियों से हल्दी पर फिराने लगी थी ताकि हल्दी अदला बदली हो जाए, और हुआ भी वैसा ही। बानी ने हल्दी को अदला बदली करवा दिया था। केमिकल वाली हल्दी अब पिया के पास रखी कटोरी में थी और शुद्ध हल्दी की पेस्ट बानी के पास आ गई थी। बानी अपनी सिक्स सेंस से पता लगा लिया था एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये जानकर बानी भी अपना काम बड़े ही आराम से कर दिया था। बेचारे उन लोगों को क्या पता बानी अब पुरानी बानी नहीं थी, और बानी ये भी अच्छे से जानती थी कि कुदरत ने जो उसको शक्ति दी है उसे कैसे, कब, किस तरह समय पर इस्तेमाल करनी है ये भी अच्छे से जान चुकी थी। उसकी महादेव ने कहा था कि शक्तियों को गलत इस्तेमाल ना करे, वक्त को नजाकत समझते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। यही बात बानी के दिल और दिमाग में घर कर गई थी। देखते देखते हल्दी की रस्म भी खत्म हो गई। शाम के 6 बजे शादी के मंडप में पहुंचना था तो लीला और शालिनी जल्दी से तैयार करवा दिया था। हालांकि तैयार करने के लिए ब्यूटी सैलून से लड़कियां आई हुई थी। जब बानी अपनी शादी के जोड़े में तैयार होकर खड़ी थी, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर वहां पर मौजूद हर एक लड़की हैरान थी। सबसे ज्यादा तो लीला और शालिनी थी, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। वहीं पिया के कमरे में हल्दी की पेस्ट लगाने के वजह से उसका पूरा शरीर लाल दाग से यानी रासिस से भर गया था। पिया बार बार बंदरों की तरह अपनी शरीर को खुजलाए जा रही थी। ये देख रूपाली जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। कुछ देर तक डॉक्टर के चेकअप होने के बाद बोले, लगता है इनको किसी केमिकल से एलर्जी हुआ है जिस वजह से ऐसी हालत हुई है। इनकी मैं कुछ ऑइंटमेंट देता हूँ, आप उनको अपने शरीर पर लगा लीजिए और कुछ मेडिसिन भी देता हूँ जिसे आपको जल्दी से आराम मिल जाए। इतना कहकर डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख कर रूपाली को देकर चला गया। वहीं पिया की बुआ परेशान में खड़ी होकर देख रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। शादी का मुहूर्त होने को आया था। लीला और शालिनी दोनों बानी को शादी के वेन्यू पर ले जाने के लिए बानी के पास आते हुए लीला बोली, सच में बेटा तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, आपको किसी की भी नजर ना लगे। लीला की बातों पर बानी बस मुस्कुराने लगी। लीला आगे बोली, अब चलो चलते हैं बेटा, टाइम हो चुका है, फिर हमें लोकेशन पहुंचने में और देर ना हो जाए। बानी अपना हाँ में सिर हिलाकर कमरे से बाहर तीनों निकल जाती है।
बानी हर एक कदम के साथ उसकी पिछले जिंदगी में शादी के दिन हुआ हर एक घटना को याद आने लगा। इसी दिन ही पिया बहुत ज्यादा खुश थी, साथ ही अपनी पूरे घमंड के साथ ही वो अपनी शादी के वेन्यू पर जा रही थी। वही बानी चुपचाप पिया की हर एक बात मान रही थी। पिया अपनी हर एक चाल को कामयाब बनाते जा रही थी, वो भी किसी को शक हुए बगैर। जैसे पिया अपना कपड़ा पहना था, बिल्कुल वैसा ही शादी के जोड़े जैसे दिखने वाली ड्रेस बानी भी पहनी हुई थी, वो भी पिया और रूपाली के कहने पर। फर्क इतना था, पिया के शादी का जोड़ा जो सिंह परिवार ने भेजी थी उसका कीमत करोड़ों में था, तो वही बानी का कुछ हजारों में। सच में पिया और रूपाली अपनी चाल को कामयाब बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। और रहे महेश की, तो उसका किडनैप करवाने की प्लानिंग कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद वही इंसान उसी गड्ढे में गिरता है। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। किडनैप होने वाला था बानी का, लेकिन आखिरी में हुआ पिया का। बाप का करतूत, अपनी बेटी की किडनैप करवा के चुकानी पड़ी थी, वो भी जाने अनजाने में। लेकिन हुआ वही जो महादेव ने चाहा था। बानी को ये भी याद आया कि तेजवीर के साथ साथ महदेव ने मुझे हर मुसीबत से बचाते हुए आए थे, लेकिन आखिरी में मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से रूपाली की बातों में आकर उस पहाड़ी पर चली गई थी। उसका अंजाम ये हुआ कि मेरी जान गंवानी पड़ी थी। बानी अपने पिछले जन्म की आज की दिन को याद करते हुए जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए जा रहे थे। इन्हीं यादों में बानी कब अपनी शादी के लोकेशन पर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। बानी पहले अपनी नजर हर तरफ घुमाए। ज्यादा भीड़ लोग तो नहीं थी, लेकिन जितने भी वह पर मौजूद थे वे सभी बड़े घर वाले, नामी गिरामी खानदान से बिलोंग करते थे। बानी लीला और शालिनी के साथ आगे बढ़ते हुए जा रही थी, तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर खड़ी पिया, रूपाली और बुआ कात्यायनी पर पड़ी। वे भी बानी को देखे ही जा रही थी, लेकिन उनके चेहरे से ये पता लगा पाना मुश्किल था कि उनके मन में क्या चल रही है। तभी रूपाली कुछ मेहमान के सामने नाटक करती हुई बानी को बड़े ही प्यार से कहने लगी, देखो आज मेरी बड़ी बेटी कितनी खूबसूरत दिख रही है, तुम्हें किसी की भी नजर ना लगे। इतना कहकर अपनी आंखों का काजल थोड़ा लेकर बानी के कान के पीछे लगाने लगी। वहां पर मौजूद लोगों जब पता चला कि बानी कश्यप परिवार की बेटी है, तो वहां पर मौजूद लोग कश्यप परिवार से जलने लगे। लेकिन बानी चुपचाप बिना कोई हाव भाव के खड़ी होकर रूपाली का नाटक को देखने लगी। वो भी मन ही मन रूपाली की ड्रामे पर हंसे जा रही थी। अब बानी और लीला को रूपाली का ये नाटक और देखा नहीं जा रहा था। लीला जल्दी से बानी के सामने आकर बोली, ठीक है मिसेस कश्यप, आप ये सब बातें बाद में कीजिएगा, हमें देर हो रही है, जाना होगा। वार्नर, आपको तो पता है सिंह परिवार को देरी करना या देरी होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी बात को खत्म करके बानी को वहां से लेकर चली गई। वही रूपाली लीला की बातें सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से जलने लगी थी, लेकिन फिलहाल के लिए शांत रहना ही बेहतर समझकर चुप हो गई। रूपाली पीछे मुड़कर अपनी बेटी की ओर देखा, जो वो भी गुस्से के वजह से उसका चेहरा काला पड़ चुका था। रूपाली अपनी बेटी के पास जाकर खड़ी हो गई और धीरे से पिया के कान में कहने लगी, तुम गुस्सा मत हो, बस शांत रहना, आपके डैड ने कहा है ना, वो जरूर करेंगे। ये सुनकर पिया अपने आप को शांत करते हुए हाँ में सिर हिला दी। वही लीला बानी को लेकर एक प्राइवेट कमरे में आ गई। बानी बेटा, तुम थोड़ी देर तक यहीं पर आराम करना, मैं जाकर बाकी की तैयारी देखती हूँ। मुझे लगता है इतने में ही पूरे सिंह परिवार भी आते होंगे। बानी भी लीला की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर जाकर बेड पर बैठ गई। बानी की शादी एक लग्जूरियस विक्टोरिया होटल के पास में एक बड़े से गोल्डन टेम्पल यानी गणेश जी के टेम्पल में रखे हुए थे। आने वाले कुछ मेहमान नवाजी करने के लिए उनके ठहरने के लिए विक्टोरिया रेस्टोरेंट में बुक करवा गए थे। बानी अब उसी लग्जूरियस होटल में ठहरी हुई थी। महेश और रूपाली कुछ मेहमानों को वेलकम करने में लगे हुए थे। हालांकि बस ये दिखावे के लिए था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनकी नजरों में ये शादी उसकी बेटी पिया की होने वाली थी, तो वो लोग मेहमान नवाजी करना बनता ही था। लेकिन लोग तो वही समझ रहे थे जो उनके नजरों के सामने दिखाई दे रही है। बानी की शादी होने के वजह से कश्यप परिवार बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन हकीकत कुछ और ही था। रूपाली अपनी आंखों के इशारों से कह रही हो, क्या वो गुंडे लोग आ गए? महेश भी रूपाली का इशारा अच्छे से समझ गया। वो अपनी आंखों से सब ठीक होने का इशारा कर दिया। ये देख रूपाली एक राहत की सांस लेकर दोबारा मेहमान से बातें करने लगी। महेश अपनी फोन निकालकर थोड़ी दूर एक कोने में जाकर खड़ा होकर उन्हीं गुंडे लोगों में से मैं लीडर को कॉल करके कहने लगा, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी से भेजे हुए लोकेशन पर पहुंचो, क्योंकि अभी तक सिंह परिवार नहीं पहुंचे हैं। अगर एक बार वो आ गए तो बाद में ये काम करना मुश्किल हो जाएगा। उन लोग आने से पहले ही दुल्हन को उठा लो।
मैंने फोटो व्हाट्सएप पर भेज दिया है। तुम लोगों के आने का रास्ता पिछले सर्वेंस एंट्री से करनी होगी, उसके लिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, समझे? ये सुनकर सामने वाला बस एक ही शब्द ठीक है बोलकर कॉल काट दिया। कुछ ही मिनटों में वे गुंडे महेश कहे हिसाब से उसी सर्वेंट एंट्री के रास्ते से अंदर आ गए। लीडर अपनी मोबाइल में बानी का तस्वीर देखकर अपने आदमियों को बानी की तस्वीर दिखाकर कहा, जाओ जाकर इस लड़की को उठा लो, समय नहीं है हमारे पास। इतना कहकर वे लोग बिना कुछ बोले जल्दी से अपना काम करने में लग गए। महेश ने रूपाली के कान में कुछ कहा, जो ये सुनकर रूपाली अपना गर्दन हाँ में हिलाकर जल्दी से बानी के कमरे की ओर चली गई। बानी की कमरे के पास आकर डोर को खटखटाने लगी। शालिनी ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने रूपाली को खड़ा देखकर थोड़ा दरवाजे के सामने से साइड होते हुए बोली, आंटी आप आइए। रूपाली अपनी चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए अंदर आकर बोली, वो बानी बेटा, पंडित जी कह रहे थे कि दुल्हन के हाथ से पूजा की थाली सजानी है, इसके लिए तुम्हें नीचे मंदिर में जाकर ये काम करना होगा। तुम साथ में चलोगी ना बेटा? बानी को अच्छे से पता चल गई थी कि रूपाली का प्लानिंग क्या है। ये वही घटना एक बार फिर से हो रहा था, लेकिन रूपाली को क्या पता बानी के पिछले जन्म में भी उसकी किडनैप नहीं हुई थी और आज यानी इस जन्म में भी नहीं होने वाली थी। ये सोचते हुए बानी मन ही मन बहुत खुश भी थी और मुस्कुरा भी रही थी। आज उसकी किसी भी हालत में शादी तो होगी ही, साथ ही उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। रूपाली कहने पर बानी पूजा की थाली तैयार करने चली गई। उसके साथ साथ शालिनी भी जाने लगी। ये देख रूपाली को थोड़ा डर और परेशान हो गई। जल्दी से शालिनी को रोकते हुए रूपाली बोली, शालिनी बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो क्या है ना, मैंने कुछ प्रसाद बनवाया है, वो सभी पंडित को देने जाना भी है, लेकिन एक और इंसान की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी प्लीज? रूपाली की ऐसे बातें सुनकर एक नजर बानी की तरफ डाली, जो अपनी आंखों से हाँ का इशारा किया। ये देखकर शालिनी भी मान गई और रूपाली के साथ चली गई। बानी आगे जाकर वो उसी कमरे में छुप गई जहां पिछले जन्म में राघव बानी को धमकी देने के लिए यानी तेजवीर से शादी करने का ऑफर लेकर आया था और आखिरी में कोने में बना एक कमरे में लेकर आया था। आज भी बानी वही कमरे में आकर छुप गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब थोड़ी ही देर में वे गुंडे इसी कॉरिडोर से होते हुए स्टोर रूम की तरफ जाएंगे। और बानी को पूरा यकीन था कि पिया ऋषभ के साथ इस वक्त स्टोर रूम में है। बानी ने जो सोचा था बिल्कुल सही निकला। स्टोर रूम में पिया दीवार से सटाकर खड़ी हुई थी और ऋषभ उसे पागलों की तरह चूमे जा रहा था। पिया उसे हल्के से धक्का देते हुए बोली, ऋषभ अब बस भी करो, कोई आ जाएगा और मुझे इस वक्त अपने कमरे में होनी चाहिए, नहीं तो मुझे ढूंढते हुए मॉम डैड या बुआ कोई भी आ सकता है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो पिया? प्यार मुझसे करती हो ना, और शादी उस इंसान से कर रही हो जो तुम प्यार नहीं करती। ऋषभ पिया को चूमते हुए कहा। ऋषभ मेरी बात सुनो, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो, ये जो मैं कर रही हूँ हम सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। एक बार मैं सिंह परिवार की पोता बहू बन जाओगी ना, हम सबकी जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तुम अपनी कंपनी को और ज्यादा ऊंचाई तक ले जा सकते हो, डैड के कंपनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी और हम सबकी जिंदगी सबसे ज्यादा ऊंचाई राइस खानदान में शामिल हो जाएगा। बानी अपनी लालची भरी नजरों से ऋषभ को देखते हुए बोली। बानी की बात सुन ऋषभ की आंखों में चमक आ गई और पिया के होठों को चूमते हुए कहा, लेकिन बेबी मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? तुम तो जानती हो तुमको छुए बिना मुझे नींद नहीं आती, तुम तो जानती हो ना मेरी जान। ऋषभ ने कहा। वो अभी भी पिया को भूखे बेड़ियों की तरह चूमे जा रहा था। बानी भी उसका साथ देते हुए बोली, ऋषभ तुम परेशान मत हो, हमारा ये रोमांटिक चलता ही रहेगा, अभी भी और शादी के बाद भी। वो आगे कुछ कह पाती तभी किसी चलने की कदमों की आवाज कॉरिडोर में सुनाई देने लगी। पिया जल्दी से हड़बड़ाती हुई अपनी कपड़े को ठीक करते हुए ऋषभ से बोली, ऋषभ तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, कोई इस तरफ आ रहा है। ऋषभ भी पिया की बात मानते हुए अपना कपड़ा और बाल ठीक करते हुए जल्दी से पीछे की दरवाजे से निकल गया। पिया अपनी कपड़े को ठीक करके दुपट्टे को सिर पर ओढ़ लिया ताकि जल्दी से उसे कोई भी ना पहचान सके। ऊपर से स्टोर रूम में थोड़ा सा अंधेरा होने की वजह से पिया का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और पिया को ये नहीं पता था कि उनके डैड और मॉम महेश और रूपाली बानी को फंसाने के लिए बानी को स्टोर की तरफ भेजे थे और साथ ही उन गुंडे को भी। तभी स्टोर रूम का दरवाजा एक ही झटके में खोलकर कुछ गुंडे अंदर आकर देखा तो सामने घूंघट में खड़ी एक लड़की दिखाई दी। ये देख वे गुंडे ना आर देखा ना ताव, जल्दी जाकर पिया जो कि सामने खड़ी थी उसकी पीठ गुंडे की तरफ होने के वजह से ना ही पिया उन्हें देख पा रही थी और ना ही वे गुंडे पिया को। बिना देरी किए काले कपड़े से पिया सिर पर धाका दिया। कुछ सेकंड पिया चटपटाने लगी
और अगले ही पल पिया का शरीर शांत हो गई। पिया बेहोश हो गई थी, जैसे महेश ने इंस्ट्रक्शन बताया था। पिछले की दरवाजे से पिया को लेकर वे गुंडे वहां से बिना देरी किए जल्दी से निकल गए। ये सब बानी अंधेरे कॉरिडोर में खड़ी होकर देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी से मुस्कान दिखाई दे रही थी। जो कुछ भी पिछले जन्म में हुआ था बिल्कुल वैसा ही आज भी हुआ था। फर्क इतना था कि आज वो आराम से खड़ी होकर पिया को किडनैप होते हुए देख पा रही थी। पिछले जिंदगी में जो कुछ भी घटना हुआ था, आज भी एक बार फिर से वही घटना बानी के इस जिंदगी में दोबारा हो रही थी। लेकिन इस बार बानी इन सब मुसीबत साजिश में नहीं पड़ने वाली थी। पिया को ऐसे किडनैप होते हुए देख मन ही मन में कहते हुए मुस्कुरा रही थी, जैसे करनी वैसे भरनी। पिया कसम से कसम खाकर कहती हूँ पिया, मैं इस जिंदगी में तुम्हें तुम्हारी औकात पर लाकर छोड़ूंगी। तुम्हारी जिंदगी को इतनी बद से बदतर बनाकर छोड़ूंगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगी कि तुमने मेरे से पंगा क्यों लिया। तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बाप को भी वही औकात दिखाऊंगी कि जो तुम्हारी औकात होगी, या यूं कहे कि दोनों की औकात बराबर की होगी। और मौत भी। ये बानी का वादा रहा, बानी का कसम रहा पिया, बानी का कसम से। बानी ये सब मन में कहते कहते कब वो तेजी से बढ़ते कदम के साथ कमरे तक पहुंच गई, खुद उसे नहीं पता चला था। इस वक्त बानी को जो कोई भी देखता वो घबरा जाता। बानी के चेहरे पर गुस्सा, नफरत, आंखों में आंसू, दर्द भयानक लग रही थी। जल्दी जल्दी आने के वजह से उसकी सांसें फूल रही थी। और अब जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ था बानी के आंखों के सामने दोबारा रिपीट होने के वजह से थोड़ा तो डर लग रहा था, लेकिन डर से भी ज्यादा उसको सांसें लेने में तकलीफ होने लगी थी। बानी अपने कमरे में आकर दीवार से अपनी पीठ थिकाकर खड़ी हो गई और अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए यहाँ वहां देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही मुश्किल से वो अपने आप को नॉर्मल कर रही थी। कुछ पल बाद ऐसे तैसे करके अपने आप को संभालिया और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। रोने के वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था, जिसे उसके चेहरे का मेकअप थोड़ा फीका पड़ गया था। बानी कोई आने से पहले ही अपनी हुलिये को ठीक कर लिया। कोई भी लोग उसे ऐसे इस हालत में देख लिए तो शक ना हो जाए। बानी अपनी चेहरे को ठीक करके सिर पर घूंघट ठीक से ओढ़ लिया और एक गहरी सांस लेकर जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी लीला अंदर आते हुए बोली, लो लड़के वाले भी आ गए। बानी बेटा तुम तैयार हो ना? लीला की आवाज सुनकर बानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपनी घूंघट से सिर को आधे चेहरे तक ढकते हुए बोली, हाँ आंटी मैं तो कब से तैयार हूँ। लीला भी बानी घूंघट को ठीक से उड़ाते हुए बोली, हम सच में बेटा तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। ऊपर ये तेरा चेहरा ढकने से देखना छोटे बाबा को गुस्सा और चीड़ जरूर होगा। ये सुनकर बानी सवाल करते हुए बोली, वो क्यों आंटी, कहीं उन्हें ऐसे ओढ़ने से बुरा तो नहीं लगेगा ना? लीला हंसते हुए बोली, हम बुरा तो लगेगा क्योंकि उनकी इतनी खूबसूरत बीवी हो और किसी खास मौके पर उसका चेहरा ना दिखे तो होने वाला पति तो बेताब हो जाएगा ना, खास करके छोटे बाबा। लेकिन उनको तो शादी होने तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इतना कहते ही दोनों हंसने लगी। वही रूपाली शालिनी के साथ किसी काम में बिजी होने का दिखावा कर रही थी। वैसे रूपाली पिया को समझा दिया था कि जब शादी के मुहूर्त नजदीक होगी तभी वो चोरी चुपके से बानी के कमरे में दाखिल होकर चुप जाना था और मौके को देखकर बानी जगह पर खुद घूंघट ओढ़कर बैठना था। लेकिन बेवकूफ पिया ऋषभ के साथ रोमांटिक करने में इतने मग्न हो गई थी कि रूपाली की बात को पूरी तरह भूल चुकी थी, साथ ही अब किडनैप भी हो चुकी थी। खैर बुरा करने वाले के साथ भगवान कहाँ साथ देने वाला था। वही विक्टोरिया रेस्टोरेंट के बाहर एक बड़े से गार्डन की तरफ 100 मीटर दूरी पर एक खूबसूरत मंडप फूलों से सजाया हुआ था। साथ ही रंग बिरंगे लाइट्स के वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उस जगह के आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स भी खड़े होकर आसपास के जगह पर नजर रखे हुए थे। तभी रॉयल कई सारी गाड़ियां एक के पीछे एक लाइन बनाकर बड़े से गेट के अंदर आने लगे। उन गार्डन में मौजूद कई सारी मेहमानों की नजर जब उन गाड़ियों पर पड़ी, सभी चेहरे पर हैरानी और आंखों में चमक थी, साथ ही कुछ जलन भी थी। वही रूपाली जो कात्यायनी और कुछ लेडी के साथ बातें कर रही थी। महेश जो कि कुछ बिजनेस लोगों के साथ अपनी जान पहचान बढ़ा रहा था। अचानक गाड़ियां आने के वजह से सबकी ध्यान उस तरफ चली गई थी। ये नज़ारा देखकर रूपाली और महेश का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था, क्योंकि आज उनकी बेटी इसी रॉयल परिवार में शादी होकर जाने वाली थी। सिंह परिवार अपने गाड़ियों से उतरकर मंडप के पास जाने के लिए आगे बढ़े। मेन गेट से लेकर मंडप तक रेड कारपेट बिछाए हुए थे और दाहिने बहने की ओर अलग अलग रंग का फ्लावर से सजा हुआ था। शादी की सारी तैयारियां तो सिंह परिवार ने कर दी थी, क्योंकि उन्हें तो कश्यप परिवार के लोगों पर कोई ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी। इसलिए लीला को पहले से ही सब कुछ समझा दिया था और लीला भी बड़े अच्छे से सारी तैयारी कर चुकी थी
और बीच बीच में अरुणिमा और गौतमी दोनों ही सब कुछ पहले काम कंप्लीट कर चुकी थी, जिसे अब उन्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ मिस्टर दामोदर और ओमकार, दीपेंद्र, बाकी सब परिवार एक साथ आते देख वहां पर मौजूद कुछ रिश्तेदार, बड़े बड़े अमीर घर के मेहमान और बिजनेसमैन सभी लोग सिंह परिवार से मिलने आ गए। वही कविता, गौतमी, अरुणिमा, गीता से मिलने बाकी सभी औरतें उनके पास चली आई, लेकिन वो औरतें कुछ कह पाती तभी कविता अपनी विनम्र से सबकी ओर देखते हुए बोली, आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच। यहाँ आने के लिए, हमारे खुशियों में शामिल होने आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई। कविता की बातें सुनकर कुछ लोग अपनी चेहरे पर मुस्कान लिए हाँ में सिर हिलाते हुए कविता की बातों पर रिस्पेक्ट के साथ अभिवादन किया, तो वही कुछ लोग तो नकली फेस पर मुस्कान लाते हुए चापलूसी करने लगे, लेकिन कविता और बाकी के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। गौतमी सब मेहमान के तरफ देखते हुए बोली, आप सभी फंक्शन को आराम से एंजॉय कीजिए, हमें मंडप के पास जाना होगा, पंडित जी बुला रहे हैं, मुहूर्त का समय होने को आया है। इतना कहकर सभी परिवार वाले मंडप के पास चले गए। तभी सबके कानों में पंडित जी की आवाज आई, शादी का मुहूर्त हो गया है, पहले दूल्हे को बुलाकर लाइए। ये सुनते ही एरिस तेजवीर को लेकर मंडप के पास आ गया और तेजवीर ऊपर जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। तेजवीर बैठते ही पंडित भी अपना श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। 10-15 मिनट के बाद पंडित की आवाज फिर से आई, अब दुल्हन को मंडप में बुलाकर लाइए। जैसे ही पंडित ने ये कहा, रूपाली एक ही झटके में महेश की ओर देखने लगी। महेश, जो कि बार बार मोबाइल में नजर आए किसी के साथ चैटिंग कर रहा था, अचानक से वो भी अपना सिर ऊपर उठाकर पहले सामने मंडप की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें घुमाकर रूपाली की तरफ देखने लगा। आज दोनों के आंखों में खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। तभी गौतमी रूपाली को आवाज देते हुए बोली, मिसेज कश्यप, बानी अभी तक क्यों नहीं आए? आप थोड़ा जाकर देखकर आइए, इतना लेट क्यों हो रहा है? रूपाली कुछ कहकर वहां से जाती, तभी उन दोनों के साथ साथ सबकी नजर सामने से चली आ रही घूंघट ओढ़ी हुई दुल्हन पर पड़ी। लीला बानी को लेकर मंडप के पास आ गई। वहीं दूर खड़े महेश, रूपाली और कात्यायनी दुल्हन के घूंघट में चली आ रही बानी पर पड़ी, जो कि ये लोग अपनी बेटी पिया समझकर खुशी से फूले नहीं संभाल रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कान दोनों ही छाए हुए थे। बानी को ले आकर तेजवीर के बगल में बिठा दिया। पंडित जी भी अपना आगे का श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। रूपाली और महेश दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और उनके आंखों में खुशी का आंसू भी छलकने लगे थे। यहाँ शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी, तो वही दूसरी ओर हाईवे रोड पर एक ब्लैक कलर की वैन तेजी से आगे बढ़ रही थी। महेश उन्हें जो इंस्ट्रक्शन बताया था वे लोग वैसा ही कर रहे थे। 2 घंटे के अंदर उन्हें मुंबई से बाहर चले जाने का था, इसलिए फुल स्पीड से गाड़ी को आगे भगाए जा रहे थे। और तो और कुछ ही घंटों में महेश बताए हुए लोकेशन पर भी तो पहुंचना भी था। वे गुंडे अभी तक पिया का चेहरा काले कपड़े में ढकने के वजह से नहीं देख पाए थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।